9 सितंबर 1900 ईस्वी, बहरुल काहिल का एक हिस्सा जहां आसमान स्याह हो चुका था और समंदर अपनी सबसे खतरनाक शक्ल में था। टाइफून ऑर्किड, एक ऐसा तूफान जिसने पूरे ओशन को एक जंगल की तरह बेकाबू कर दिया था। इसी तूफान के दरमियान एक बहुत बड़ा बरतानवी कार्गो जहाज एमवी डर्बीशायर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये जहाज आम नहीं था, ये अपने वक्त के सबसे बड़े और मजबूत बल्क कैरियर्स में से एक था। यहाँ तक कि इसका साइज टाइटैनिक से भी बड़ा बताया जाता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो समुद्री तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक बन गया, क्योंकि इस जहाज ने आखिर में कोई आवाज़ नहीं दी, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई पैगाम नहीं और ना ही कोई निशान छोड़ा। मुकम्मल खामोशी, और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। एमवी डर्बीशायर एक ब्रिटिश बल्क कैरियर था। उसका काम भारी सामान जैसे कोयला और आयरन ओर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। ये जहाज मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक मजबूत नमूना समझा जाता था। इसे इस तरह बनाया गया था कि यह सख्त तरीन तूफानों को भी बर्दाश्त कर सके। उस पर 42 अफराद मौजूद थे। हर एक शख्स एक मुख्तलिफ जिम्मेदारी संभाले हुए था। नेविगेशन, इंजीनियरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन समंदर उस दिन मामूल में नहीं था। टाइफून ऑर्किड सिर्फ एक स्टॉर्म नहीं था, ये एक ऐसा वेदर सिस्टम था जिसने समंदर को मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। लहरें इतनी बड़ी थीं कि जहाज उनके दरमियान एक नुक्ते जैसा लग रहा था। डर्बीशायर इसी तूफान के रास्ते में दाखिल हुआ और फिर कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। रेडियो चेक्स किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये खामोशी आम नहीं थी, ये खतरे की खामोशी थी। और फिर कुछ घंटों बाद ये वाज़े हो गया कि जहाज से राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। शुरू में अथॉरिटीज़ ने यही कहा कि ये एक स्टॉर्म ट्रेजेडी है, यानी जहाज शदीद तूफान में डूब गया होगा। केस को जल्द ही बंद कर दिया गया। लेकिन ये जवाब बहुत से लोगों के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि सवाल ये था, एक इतना बड़ा और जदीद जहाज बगैर किसी ट्रेस के कैसे ख़त्म हो सकता है। इन सवालात के दरमियान एक शख्स सामने आया, पीटर रेडयार्ड। वो सिर्फ एक वालिद नहीं था, बल्कि एक शिप सर्वेयर भी था। उसके बेटे का ताल्लुक उसी जहाज से था। उसने फैसला कि वो उस केस को छोड़ेगा नहीं। इसने पुरानी रिपोर्ट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और टेक्निकल डेटा का मुताला शुरू किया, और यही वो लम्हा था जहां ये हादसा एक मिस्ट्री से इन्वेस्टिगेशन बन गया। तहकीकात के दौरान एक अहम हकीकत सामने आई। डर्बीशायर एक शिप सीरीज का हिस्सा था जिसे ब्रिज क्लास कहा जाता था, और इसी सीरीज में पहले भी कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल रिपोर्ट हो चुके थे। खास तौर पर जहाज के अगले हिस्से यानी बो में कुछ खतरनाक कमजोरियां पाई गई थीं। ये क्रैक्स आम हालात में नज़र नहीं आते, लेकिन शदीद तूफान में ये एक खतरनाक फेलियर का सबब बन सकते थे। ये एक खामोश खतरा था जो वक्त के साथ बढ़ता रहा। कई साल की कोशिशों के बाद 1994 में एक नई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस बार मकसद सिर्फ अंदाज़ा नहीं था, बल्कि हकीकत तलाश करना था। ये पहला मौका था कि इस हादसे को दोबारा मुकम्मल जदीद सोनार और डीप सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। और फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। एमवी डर्बीशायर का मलबा आखिरकार मिल गया। लेकिन ये आम जगह पर नहीं था, ये तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर की गहराई में था। ये ज़मीन के सबसे ख़तरनाक और इनएक्सेसिबल हिस्सों में से एक था। आहिस्ता आहिस्ता असल वजह सामने ला दी। मसला एक छोटे से दरवाजे से शुरू हुआ, जिसे बोसुन स्टोर डोर कहा जाता था। ये दरवाज़ा डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मजबूत नहीं था। जब तूफ़ान की शिद्दत बढ़ी तो ये दरवाज़ा पानी के दबाव को बर्दाश्त न कर सका। पानी तेज़ी से जहाज़ के अगले हिस्से में दाखिल होने लगा। जब पानी बो में जमा हुआ तो जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ गया। ये इम्बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। वेंट सिस्टम्स मुतासिर हुए, और फिर कार्गो होल्ड्स के हैच कवर्स भी फेल होने लगे। ये एक चेन रिएक्शन था जिसने एक मजबूत जहाज़ को चंद मिनटों में ख़त्म कर दिया। एमवी डर्बीशायर की तबाही सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सबक था। उसके बाद शिपिंग इंडस्ट्री ने अपने डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स बदल दिए। सेफ्टी इंस्पेक्शन सख्त हो गई और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। लेकिन 42 इंसानों की कुर्बानी हमेशा एक सवाल छोड़ गई कि अगर ये खामियां पहले पकड़ ली जाती तो क्या ये हादसा कभी होता। और शायद समंदर आज भी अपने कई राज छुपाए बैठा है।